साल 1966 वियतनाम पूरी तरह से जंग की आग में जल रहा था। अमेरिका के लिए ये एक ऐसा वक्त था जब बेतहाशा पैसा, बेहतरीन हथियार और अनगिनत सैनिक झोंक देने के बाद भी जंग उनके हाथ से रेत की तरफ फिसलती जा रही थी। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की गहराई में जाएंगे जिसने हजारों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। तत्कालीन रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा के सामने वियतनाम के जंगलों से लगातार हार की खबरें आ रही थीं, लेकिन मैकनमारा ने पीछे हटने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास के सबसे खतरनाक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स में से एक को जन्म दिया, प्रोजेक्ट 100,000। उन्होंने सेना में भर्ती के बेसिक नियम ही गिरा दिए ताकि कम आईक्यू वाले लोगों को भी सीधा जंग के मैदान में भेजा जा सके। अब सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इस फैसले के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पर अजीब सी थ्योरी काम कर रही थी। थ्योरी ये थी कि क्या युद्ध के मैदान का भारी दबाव और खौफ असल में एक सैनिक का आईक्यू बढ़ा सकता है। दरअसल 1964 में न्यूरोसाइंटिस्ट मैरी एंड डायमंड ने चूहों के दिमाग पर एक प्रयोग किया था। उन्होंने साबित किया कि जब चूहों को मुश्किल चुनौतियां दी जाती हैं तो उनके दिमाग का विकास होता है। मैकनमारा का सोचना था कि भाई अगर चूहों का दिमाग प्रेशर में बदल सकता है तो इंसानों का क्यों नहीं। उनका तर्क था कि युद्ध के मैदान की कठोर ट्रेनिंग और वो जानलेवा प्रेशर कम आईक्यू वाले सैनिकों के दिमाग को भी विकसित होने के लिए मजबूर कर देगा। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल प्रयोग था जो किसी सुरक्षित लैब में नहीं बल्कि सीधे मौत के मैदान में हो रहा था। अब सवाल ये है कि मैकनमारा ऐसा सोच क्यों रहे थे। दरअसल उनका बैकग्राउंड फोर्ड मोटर कंपनी का था। वो एक फैक्ट्री वाला माइंडसेट रखते थे जहां हर चीज एक असेंबली लाइन की तरह चलती है। उन्होंने सेना को भी बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह ही देखा। उनके इस सिस्टम में सब कुछ बटा हुआ था। हाई आईक्यू वाले ऑफिसर्स दिमाग होंगे जो सारी रणनीति और फैसले लेंगे, और लो आईक्यू वाले सैनिक महज हाथ होंगे जिनका इकलौता काम बिना कोई सवाल किए रूल्स को फॉलो करना होगा। उनका मानना था कि युद्ध में हर किसी को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ लोग सोचें और बाकी लोग आंख बंद करके उसे अंजाम दें। भाग 1, द डार्क हिस्ट्री ऑफ आईक्यू। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए आईक्यू के इस काले इतिहास पर एक नज़र डालते हैं ताकि समझ सकें कि उस वक्त का सिस्टम बुद्धिमत्ता को किस नज़रिए से देखता था। इस टाइमलाइन को देखिए। 1880 में फ्रांसिस गाल्टन की थियरी आई कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से जेनेटिक होती है। फिर 1905 में अल्फ्रेड बिने ने एक टेस्ट बनाया। बिने का इरादा बहुत ही नेक था। वो सिर्फ उन बच्चों की पहचान करना चाहते थे जिन्हें पढ़ाई में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन 1916 तक आते आते स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट लुईस स्टर्मन ने इस पूरी चीज को पलटकर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बना दिया। अब ये मदद करने वाला टूल नहीं रहा, ये इंसानी काबिलियत को नंबरों में बांधने वाली एक मशीन बन गया। और इसी कट्टर सिस्टम ने आगे चलकर 1927 के कोर्ट केस और यूजेनिक्स जैसी क्रूर विचारधाराओं को जन्म दिया। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन आज हम जिन शब्दों को एक आम गाली या अपमान की तरह इस्तेमाल करते हैं, इतिहास में उनका इस्तेमाल पूरी तरह से विज्ञान के नाम पर होता था। उदाहरण के लिए मोरॉन यानी मूर्ख शब्द, इसे मनोवैज्ञानिक हेनरी गोडार्ड ने गढ़ा था। और ये कोई स्लैंग नहीं था, ये बाकायदा एक क्लिनिकल साइंटिफिक कैटेगरी थी। इसका इस्तेमाल संस्थानों और अदालतों में कम बुद्धिमत्ता वाले लोगों को कानूनी और मेडिकली कैटेगराइज करने के लिए किया जाने लगा, मानो उन पर जिंदगी भर के लिए समाज पर बोझ होने का ठप्पा लगा दिया गया हो। और इस सो कॉल्ड साइंटिफिक ठप्पे का नतीजा बेहद खौफनाक रहा। इस यूजेनिक्स आइडियोलॉजी ने एक ऐसा कानूनी रास्ता खोल दिया जिसके तहत सिर्फ अमेरिका में ही करीब 70,000 कम आईक्यू वाले लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। जरा सोचिए, ये कोई गलती से हुई दुर्घटना नहीं थी। सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के नाम पर एक बहुत बड़े मानवाधिकार उल्लंघन को पूरी तरह से लीगल और सही मान लिया गया। भाग 2, द ट्रेजेडी इन द जंगल। और यही वो अमानवीय सोच थी जिसने इस विनाशकारी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की नींव रखी। अब सीधे 1971 में चलते हैं, जब कुख्यात पेंटागन पेपर्स लीक हुए। जंग को एक फैक्ट्री समझने की जो कीमत इंसानियत ने चुकाई, वो इन आंकड़ों में साफ नजर आती है। ये डीक्लासिफाइड डेटा देखिए। प्रोजेक्ट 100,000 के तहत लाए गए कम आईक्यू वाले सैनिकों की मौत का रेट नॉर्मल सैनिकों से 3 गुना ज्यादा था। पीटीएसडी यानी गंभीर दिमागी आघात के मामले 3 से 5 गुना ज्यादा थे। और सबसे दर्दनाक बात, फ्रेंडली फायर यानी अपने ही साथियों पर गोली चलने के मामले 2 गुने थे। इसे और बारीकी से समझने के लिए जेनकिंस नाम के एक सैनिक का किस्सा देखते हैं।
एक इंस्पेक्शन के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के प्रेशर में जेनकिंस इतना घबरा गया कि उसने गलती से अपने दोनों पैरों में सीधे पैर के जूते पहन लिए। जब उसे फौरन इसे ठीक करने को कहा गया तो उस पैनिक में उसने दोबारा गलत जूते पहन लिए। अब देखिए, ये कोई कायरता नहीं थी और ना ही जानबूझकर की गई कोई गलती। ये था एक्सट्रीम कॉग्निटिव ओवरलोड। इसी ओवरलोड की वजह से जंग के मैदान में सैनिक अचानक फ्रीज हो जाते थे और भयंकर मेडिकल गलतियां या जानलेवा दुर्घटनाएं होती थीं। भाग 3 द न्यूरोसाइंस ऑफ आईक्यू। अब हमें समझना होगा कि आखिर ये कॉग्निटिव ओवरलोड बायोलॉजिकल लेवल पर काम कैसे करता है। जब दिमाग के सामने कोई बिल्कुल नई और अनजानी समस्या आती है तो वो उसे कैसे सुलझाता है। इसके मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, आंखों से किसी पैटर्न को परसीव करना यानी देखना। दूसरा, दिमाग के पैराइटल कॉर्टेक्स में उन पैटर्न्स के बीच का रिलेशन तलाशना। और तीसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जरिए रूल्स को टेस्ट करना। दिमाग का ये पूरा फ्रंटोपैराइटल नेटवर्क किसी भी अनमैप्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को पहचानता है, उन्हें अपनी वर्किंग मेमोरी में होल्ड करता है और फिर लॉजिकल रूल्स लगाकर उन्हें टेस्ट करता है। और यहीं पर बायोलॉजी का सबसे बड़ा बॉटलनेक सामने आता है। बात वर्किंग मेमोरी की है। एक लो आईक्यू वाले दिमाग की वर्किंग मेमोरी एक बार में मुश्किल से 2 से 3 वेरिएबल्स को ही एक साथ प्रोसेस कर पाती है। वहीं एक हाई आईक्यू वाला दिमाग 3 से 4 या उससे भी ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ संभाल सकता है। जब सामने कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो यही वर्किंग मेमोरी डिसाइड करती है कि दिमाग जरूरी जानकारी और फालतू शोर के बीच फर्क कर पाएगा या नहीं। आप जरा एक जंग के मैदान की कल्पना कीजिए। वहां एक ही वक्त में कितने सारे वेरिएबल्स होते हैं। अचानक कहीं से होती हुई फायरिंग, ऊबड़ खाबड़ जमीन, रेडियो पर लगातार चीखते हुए कमांड्स, चारों तरफ फैला धुआं, सामने गिरा हुआ साथी और खत्म होती हुई गोलियां। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें एक सैनिक के दिमाग को सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से में प्रोसेस करना होता है। ये अपने आप में एक भयानक अनियंत्रित अराजकता है। भाग 4 द कोलैप्स अंडर स्ट्रेस। जब इस तरह की भयानक अराजकता होती है तब दिमाग पर क्या गुजरती है। मैकनमारा के पूरे लॉजिक की सबसे बड़ी और जानलेवा खामी यहीं छुपी थी। उन्होंने एक नॉर्मल ट्रेनिंग ड्रिल और जानलेवा जंगल वॉरफेयर के बीच के जमीन आसमान वाले बायोलॉजिकल फर्क को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस चार्ट को देखिए, भयंकर स्ट्रेस किसी भी इंसान की वर्किंग मेमोरी को 50% तक सिकोड़ देता है। अब सोचिए, जिसकी बेसलाइन कैपेसिटी पहले से ही कम हो और उसमें 50% का ड्रॉप आ जाए तो फंक्शनैलिटी लगभग 0 हो जाती है। दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। यही वजह थी कि जो सैनिक ट्रेनिंग कैंप में बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहे थे वो असली जंग में जाते ही पूरी तरह से सुन्न पड़ गए। भाग 5 द लिमिट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्या आईक्यू ही सब कुछ तय करता है? देखिए, ये तो एकदम साफ है कि भारी दबाव और अराजकता में कम आईक्यू खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या हाई आईक्यू होने का मतलब ये है कि सफलता की कोई गारंटी मिल गई? बिल्कुल नहीं। इस डेटा पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये उस बहुत बड़े मिथक को तोड़ता है कि आपका टेस्ट स्कोर ही आपकी किस्मत है। रिसर्च बताती है कि किसी भी इंसान की इनकम और सफलता में आईक्यू का योगदान मुश्किल से 4 से 5% होता है। बाकी का 95 से 96% हिस्सा पूरी तरह से दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे आपकी मेहनत, फोकस, इंसानियत और परिस्थितियां। और सिर्फ आईक्यू को ही सब कुछ मान लेना कितना बड़ा अंधापन हो सकता है, ये लुइस टर्मन की 60 साल लंबी स्टडी से साफ हो जाता है। टर्मन ने 135 से ज्यादा आईक्यू वाले 1500 बच्चों पर सालों तक रिसर्च की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 1500 जीनियस बच्चों में से किसी एक ने भी नोबेल प्राइज नहीं जीता। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन 2 बच्चों विलियम शॉकली और लुई एल्वरेज को आईक्यू कम होने की वजह से इस स्टडी से रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने ही आगे चलकर नोबेल प्राइज जीते। यहाँ तक कि इतिहास के सबसे महान और शानदार वैज्ञानिकों में से एक रिचर्ड फाइनमैन का आईक्यू स्कोर भी सिर्फ 120 से 125 के बीच ही था। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आईक्यू से मिलने वाले फायदों की भी एक हार्ड लिमिट होती है। 120 से 125 के स्कोर पर आकर एक बायोलॉजिकल सीलिंग यानी एक छत आ जाती है। इसके बाद आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड का कोई बहुत ज़्यादा चमत्कारी असर नहीं होता। तो बात एकदम साफ है,
उस सीलिंग को पार करने के बाद सच्ची बुद्धिमत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपका दिमाग कितनी तेज स्पीड से दौड़ रहा है, बल्कि वो इस बात से तय होती है कि आप उस दिमाग के फोकस को किस दिशा में लगा रहे हैं। तेज प्रोसेसिंग से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिर ऊर्जा लगानी कहाँ है। तो आईक्यू के इस पूरे इतिहास, उसकी डार्क रियलिटी और न्यूरोसाइंस को खंगालने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर आपका आईक्यू महज एक लोड की हुई बंदूक की तरह है, तो मायने ये रखता है कि आप उसका निशाना किस चीज पर लगा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी खुद की काबिलियत और उसके इस्तेमाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें अपनी अगली चर्चा